देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इससे। ठीक है, उसी के आगे फिर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होता है। इसमें हम इसको पहले थ्योरी सीखते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो आइए समझने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, ये मृत्युंजय क्लासेस करके हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप जाके इसमें ये कोर्स मैंने पूरा डिजाइन किया गया कर रखा है, पूरा एक एक टॉपिक करके सिस्टमेटिक तरीके से कोर्स मैं वहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा टॉपिक जाके देख सकते हैं आप। ठीक, तो आइए समझते हैं हम, हमें जो पढ़ना है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पढ़ना क्या है हमें, हमने कहा कि वर्क एनर्जी, हाँ, कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी, क्या देखना है हमें, वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक को देखना है सर। तो समझते हैं फिर क्या होता है वर्क पावर एंड एनर्जी, किसे कहते हैं वर्क पावर एनर्जी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे सर। सबसे पहली बात, अगर हम रियल लाइफ डेली लाइफ में बात करें तो कार्य का मतलब क्या होता है। दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो कार्य करना मतलब जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, दौड़ना कूदना, ठीक है, गाड़ी चलाना आदि, सब ये कार्य की ही माप होती है, मतलब कार्य होता है। लेकिन फिजिक्स में, भौतिकी में अगर हम कार्य की बात करते हैं तो क्या होता है, कार्य की माप जो होती है लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं वर्क की बात करता हूँ सर, तो वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कहाँ, विस्थापन भी बल की दिशा में ही होना चाहिए, तब उसको आप क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरी तरीके से, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर देना ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो सर W की वैल्यू किसके बराबर आई, W बराबर एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, ये दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और आप जानते हैं दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है, ये एक ऐसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर मिलती है सर, मतलब अदिश राशि मिलती है। तो इसका मतलब कार्य डायरेक्टली क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ सर, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में फोर्स आपने लगाया, ठीक है, ये थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल। तो W बराबर आपने क्या लिखा है यहाँ पे, W बराबर आपने लिखा है एफ डॉट एस लिखा है सर। एफ डॉट एस का मतलब क्या होगा, एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये मैग्नीट्यूड से जब मैं इसको बाहर लाऊंगा तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। W बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है सर इसका एसआई मात्रक। सबसे पहले एसआई मात्रक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और न्यूटन के बारे में जानते हैं आप, न्यूटन किसको लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू क्या है, मीटर। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज नोन एज जूल। इसी को आप क्या कह देते हैं, जूल कह देते हैं। ये क्या हो गया आपका, जूल हो गया। तो सर अब आप देखिए जूल की डेफिनेशन में यहाँ पे अगर लिखूं तो किसे जूल कहेंगे, अब आप, एक जूल कार्य लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक जूल कार्य की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो वो क्या होता है, एक न्यूटन का बल, एक न्यूटन का बल गुणा एक मीटर का विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो ये जो डेफिनेशन आ जाएगी, एक जूल कार्य क्या होता है आपसे पूछा जाए
तो 1 न्यूटन का बल अगर बल की दिशा में आपके ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो वो 1 जूल कार्य के बराबर होगा। ठीक है, 1 जूल कार्य के बराबर होगा। अब आपको मैंने बता दिया ये अदिश राशि है, और मैंने इस और दूसरी, अच्छा एक चीज़ और इसका बताऊंगा मैं, ये तो एसआई मात्रक बताया, तो इसी प्रकार CGS में कैसे लिखोगे इसको आप, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो इसी को क्या कहते हैं आप, ERG, अर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। अब 1 जूल जो होता है सर, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला 10 की घात 7 अर्ग के होता है। 1 जूल की जो वैल्यू होती है 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होती है। अब बचा क्या सर, कार्य की वीमा बची। वीमा अब आप निकाल सकते हैं, वीमा, कार्य की वीमा क्या आएगी, फिर आप ऊपर वैल्यू रखो, कितना है, mL² T-2, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। अब तो आपने इतना पढ़ लिया इसमें, तो कार्य की बीमा निकालना आसान है। और अगली राशि मैंने कैसी राशि है कहा, स्केलर। स्केलर मतलब अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है कहा जाए तो आप कहेंगे अदिश राशि। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक और मैं इसमें कार्य के लिए बताता हूँ आपको, कि यदि आपके पास जो एंगल है वो एंगल थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, तो हमारे पास W बराबर जो था FS cos 0 हो जाएगा, और cos 0 पे ही 1 होता है, W बराबर FS हो जाएगा। मैक्सिमम वर्क हो जाएगा जब एंगल 0 डिग्री का हो। इसका मतलब कार्य का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब बल की दिशा में विस्थापन के, बल और बल की दिशा में विस्थापन के बीच का कोण क्या हो, 0 डिग्री का। और यदि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर एंगल 90 डिग्री का हो जाए, तब जो W की वैल्यू हो जाएगी सर 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0 होता। तो यहीं से एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। अगर आप, ये दीवार है एक, उस दीवार पे धक्का लगाने लगे तो कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा इस केस में भी। क्यों, क्योंकि कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है। जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कार्य 0 हो जाएगा ना। इसी प्रकार अगर कोई कुली 100 किलोग्राम का बोझ लेकर मीलों चलता रहे, किए गए कार्य का मान 0 होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच क्या होगा, ये बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 100 किलोग्राम का बोझ ले रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको कैसे आप कह दे रहे हैं कि 100 किलोग्राम का। एक तो तरीका होता है कि ये यहीं पे खड़ा है मान लेते हैं, तब भी 0 होगा, और चल रहा है तब भी 0। क्यों ऐसा होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, किया गया कार्य जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, निगेटिव की बात करेंगे तो वहाँ फ्रिक्शन में हम देखेंगे, निगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, अब जरा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ सर कार्य के बाद ऊर्जा में। कार्य के बाद किस में आता हूँ मैं, टॉपिक अगला जो मेरे पास आता है वो आता है ऊर्जा। अगर सर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा क्या है देखते हैं, एनर्जी। ऊर्जा मीन्स एनर्जी, ऊर्जा मीन्स एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होती है सर, कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। और जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जाएं जो होती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जा, जितनी भी सारी ऊर्जाएं होती हैं, उनका SI मात्रक हमेशा जूल होगा सर। SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक, कार्य करने की क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब कार्य इन्वॉल्व है उसमें। देखो, कार्य करने की क्षमता को ही आप क्या कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं, तो SI मात्रक जूल ही होगा। और CGS मात्रक क्या होगा, CGS मात्रक उसका क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। और सभी प्रकार की जो ये ऊर्जाएं होती हैं, सभी प्रकार की ऊर्जा कैसी होती हैं सर, एक अदिश राशि होती हैं। क्या होती हैं, अदिश राशि, क्योंकि वो कार्य करने की क्षमता है तो अदिशी होगी। अब ऊर्जा कैसे कौन कौन सी आती हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा हो गया। द्रव्यमान ऊर्जा की आप बात करते हैं तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है सर,
E बराबर mc²। तो ये प्रत्येक मैटर है, मतलब द्रव्य है, उसमें उसमें उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो E बराबर mc² के बराबर होती है। E पदार्थ में निहित ऊर्जा है, m उसका द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है। और आप जानते हैं जो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था इसको। ठीक है, रिलेटिविटी का सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं ना इसको। ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। यही द्रव्यमान ऊर्जा से आप नाभिकीय ऊर्जा, यही तो आइंस्टीन का लॉ था। ठीक है, अब और जो ऊर्जाएं आती हैं, जैसे द्रव्यमान ऊर्जा मैंने बताया आपको, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा होगी, प्रकाश ऊर्जा होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी, विद्युत ऊर्जा होगी आदि। और जो मेन हमें यहाँ पे पढ़ना है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। सर क्या कह रहा हूँ मैं? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है सर? यांत्रिक ऊर्जा। तो अगर मैं यांत्रिक ऊर्जाओं की बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जाएं दो प्रकार की होती हैं सर। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, एक क्या होती है? गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। और सर दूसरी होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा और ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो मिला आपको, वही क्या है? मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा, वही चीज़ है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ ही क्या है आपका? यांत्रिक ऊर्जा। तो सर बात अगर हम काइनेटिक एनर्जी की करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? 1/2 mv²। द्रव्यमान ऊर्जा मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले अगला वर्ड एक आता है सर संवेग। क्या आता है? संवेग। तो संवेग क्या चीज़ है उसको समझते हैं हम। संवेग की बात करता हूँ तो संवेग क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। इसको किससे? मोमेंटम, लीनियर की मैं बात कर रहा हूँ। P बराबर mv से हम इसको डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? P बराबर mv से। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। P का जो SI मात्रक अगर हम निकालें, इसका P का SI मात्रक, तो सर P का जो SI मात्रक होगा वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो ये हो गया, और ये m मतलब किलोग्राम अपने आप पे आपको पता चल रहा है। P की बीमा निकालोगे, P की बीमा आप निकालो तो P की बीमा कितनी होगी सर? हो जाएगी mL/t-1। P की बीमा कितनी हो जाएगी? mL/t-1 हो जाएगी। अगली चीज़, संवेग कैसी राशि है कहा मैंने? एक सदिश राशि है। अब इन दोनों के ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और इसमें रिलेशनशिप मैं आपको बताता हूँ। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सर आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv² के बराबर। यदि मैं काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करता हूँ तो k बराबर 1/2 mv² होती है। ठीक है सर, अगर m से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें m²v² मिलेगा, दैट इज अपॉन 2 मिलेगा। मतलब mv का होल स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा सर। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2mk बराबर आपको राइट हैंड साइड में p² मिलेगा। तो p बराबर √2mk मिल जाएगा। p की जो वैल्यू मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी? √2mk मिल जाएगी। ठीक है, p की वैल्यू कितनी होगी? √2mk। अब सर मैं पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताता हूँ आपको, तब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैंने आपको, इसलिए वो बता दिया। आप देखिए, अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी? वेग की बात कर रहा सर। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv²। अगर हम वेग को क्या कर दें, काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास इतनी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी नई वाली, ठीक है, उसको 1 से डिनोट कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, m इंटू वेग को बढ़ा दिया है 2v², तो 1/2 ये काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल थी हमारे पास।
ठीक है, ये इनिशियल थी, इसको मैं फाइनल ले लेता हूँ। तो 1/2 m इंटू 4v², तो 1/2 m इंटू v² को एक साथ रखते हैं और इंटू 4 को एक साथ रख देते हैं। तो ये क्या मिला, 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मिल गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ गई फाइनल, वो 4 टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। मतलब कितनी गुनी बढ़ गई, फिर कितनी गुनी बढ़ गई सर, 4 गुनी बढ़ गई, 4 गुनी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक, मतलब 4 गुनी होगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी होगी। अब देखिए सर, आगे चीज़ बताता हूँ। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा अगर 4 गुनी कर दी जाए तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा। रेखीय संवेग भी तो अभी मैंने ऊपर इसीलिए रिलेशनशिप बता रखी है आपको। रेखीय संवेग होता कितना है, काइनेटिक एनर्जी और रेखीय संवेग में रिलेशनशिप P बराबर √2m_k होता है ना। तो इसको हमने क्या मान लिया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी जाए, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी कर दी जा रही है, गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए। 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी, 4 टाइम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दी जा रही है ये। तो अब हम जब निकालेंगे इसको, मोमेंटम को चेक करेंगे, मोमेंटम बराबर √ऑफ कितना होगा, 2m इंटू नया वाला फाइनल मोमेंटम अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 4 टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी KI लिखा मैंने। तो जो मोमेंटम फाइनल होगा सर, ये 4 अंडर से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू कितनी है, ये है देखिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के लिए मोमेंटम कितना है, 2 टाइम P इनिशियल है, 2 टाइम P इनिशियल, ये P इनिशियल है। तो P फाइनल की जो वैल्यू मिली सर, वो मिल गई 2 टाइम P इनिशियल। P फाइनल की वैल्यू क्या मिली, 2 टाइम P इनिशियल। तो कितना गुना बढ़ गया, वो 2 गुना आपका लीनियर मोमेंटम बढ़ जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन इसीलिए मैंने एक साथ लिखे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, अगर कोई गतिमान वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गतिमान वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाता है, अगर हम किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान को कितना कर दें, 4 गुना कर देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। मतलब इफ मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम, देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम 4 टाइम, देन इट्स न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी इतना। आप इस क्वेश्चन को देखो सर, काइनेटिक यहाँ देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, 4 गुना कर दिया जाए जबकि उसका वेग नियत रहे। सर काइनेटिक एनर्जी की आप डेफिनेशन में जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2mv² लिखते हैं। अब वेग जो है, जब आपको निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी है, वेग नियत रहे। वेग नियत रहे मतलब ये 2 भी कांस्टेंट है और v² भी कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी रही होगी। ये काइनेटिक एनर्जी बराबर k कांस्टेंट लिख दो आप, इसको आप लैम्डा लिख दो, इसको क्या लिख दो, काइनेटिक एनर्जी बराबर लैम्डा इंटू m लिख दो, क्योंकि वो कांस्टेंट मिल जाएगा। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m के। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या करते हैं, अगर आप डायरेक्ट रिलेशन है m के साथ, अगर द्रव्यमान को 4 गुना कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 गुना हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की 4 गुना हो जाएगी। अगर आपने द्रव्यमान को 4 गुना करा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जानी है, वो भी 4 गुना हो जानी है सर। ठीक है, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन तक पहुंचते हैं हम। ठीक है, और क्वेश्चंस पे उससे पहले कुछ थ्योरी और है, उसको देख लेते हैं। ये देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ध्यान दीजिएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % का बदलाव आएगा। परसेंटेज बदलाव पूछ रहा है सर। अब आप ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो थी इनिशियल जो थी, देखो यहाँ संवेग और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप आपको चेक करना पड़ेगा।
क्या होता है काइनेटिक एनर्जी और संवेग में रिलेशनशिप क्या होता है, p²/2m होता है ना। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, अभी यही तो बताया मैंने। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी आपकी 1/2 p² बराबर इतना था ना, p² बराबर 2m k लिखा था, तो हम k निकालना चाह रहे हैं तो वो p²/2m ही तो होगा है। वहाँ रिलेशन को हमने दूसरे तरीके से लिख दिया था, p की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ ये इस तरीके का रिलेशन होगा सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सर इसकी कितनी होगी, पहले तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं हम, वो कितनी होगी p²/2m, p²/2m क्या कह रहा है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो प्रारंभिक मतलब इनिशियल वाली थी, माना वो 100 का स्क्वायर/2m है, ठीक है। तो उसमें 10% की जब आप वृद्धि करोगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब करोगे, 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 110 का स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगी, वो 2m। 10% की आपने वृद्धि करी ना, तो 110 का स्क्वायर बट्टे 2m हो जाएगी। अब देखो परसेंटेज बदलाव के लिए फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो वो क्या होगी सर, काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है, फाइनल है, माइनस काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल है, उसका अपॉन कितना हो जाएगा, जो हम प्रारंभिक पे देखेंगे ना, मतलब इनिशियल पे देखेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पे, तो रख दो सर। फाइनल कितनी थी 110, और तो कांस्टेंट क्वांटिटी रहेंगी ना, 110 का काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, 110 का स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 2m, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है फिर 100 का स्क्वायर अपॉन 2m। ये 2m कॉमन लेके आप काट दो तो आपको ये क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई जब करोगे आप 2100, परसेंटेज बदलाव चेक कर रहे हैं आप, इंटू 100 भी तो होगा, फिर इंटू 100, तो यह आ जाएगा 2100 बट्टे यहाँ 100 के लिए कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 आएंगे शायद ना, 4 ही आएंगे, इंटू 100। तो जब आप इसको काटोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21% का वैल्यू आ जाएगी। 21%, 21 बट्टे 100 ही तो बचेगा, 2 ये कटे और 2100 ही आएगा ना, हाँ ठीक तो है। ये 2 कटे आपका 21%, इसको ऐसे मत काटो, ये ठीक तो है, 21%, 21/100 बचेगा, 21% बच जाएगा ये, ठीक है। सिंप्लीफाई करके देखो इसको, आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 2m काटा तो इतना ही आएगा, 21% का बन जाएगा ये, ठीक है। वैल्यू कितनी आ जाएगी 21%, चेक करके देख लो 21% आ जाएगा, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिल जाएगा सर आपको, वो कितना मिल जाएगा, 21% का चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया इसमें, इसमें हमने ये देख लिया, उसके बाद ये भी देख लिया, इस पे आगे तो, और उसके बाद आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगला टॉपिक इफिशियंसी। अच्छा, ये तो आपका तब आएगा जब हम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देख लेंगे, ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, ये जो इफिशियंसी और सारी चीज़ें हैं इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे सर, ठीक।